आज के स्टूडेंट को इसको समझना होगा कि डिग्री के साथ-साथ स्किल की बहुत ज़रूरत है। डिग्री जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा स्किल की आवश्यकता है। जब कोई भी व्यक्ति अगर किसी संस्थान को चालू करता है या किसी बिजनेस को चालू करता है, वो सबसे पहले अपने माता-पिता का नाम रखता है या फिर कोई ईश्वर का नाम रखता है। लेकिन सर आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे रखे, पर इसके पीछे क्या सोच थी सर? हम लोगों ने ऐसी जगह पर संस्थान स्थापित किया है जो भारत का नहीं बल्कि मध्य मध्य प्रदेश का। प्रदेश का। आप देखिए कि सबसे आखिरी छोर का जिला है और यहाँ बिल्कुल, पर जो है मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति आना नहीं चाहता बालाघाट में। बिल्कुल भी सर। लेकिन आज बालाघाट सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ एक बड़ा एजुकेशन हब के रूप में बालाघाट को जाना जाता है। बालाघाट में सर जितने भी आज यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, सिर्फ प्राइवेट ही है। सरकार की तरफ से बालाघाट जिले में कोई ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में तो मदद नहीं मिली है। सर इसका कारण क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बालाघाट में चाहे यहाँ का जटाशंकर त्रिवेदी पीजी कॉलेज हो, जो यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये दोनों जो है निजी क्षेत्र के महानुभावों द्वारा स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल द स्टोरीज स्पीक पे। कहते हैं शिक्षा ही सबसे बड़ी पावर होती है, लेकिन सही हाथों में हो तब। आज हमारे साथ है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति इंजीनियर दिवाकर सर जी। आज की बात सिर्फ कॉलेज पर ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर होने वाली है। साथ ही सर के संघर्ष, सोच और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर होने वाली है। तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक के जरूर देखें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौरभ जी। सर मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में सरदार पटेल ग्रुप एवं संस्थान को आज 25 वर्ष पूर्ण होने पर सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर इस 25 साल के इस अनुभव को हमारे साथ साझा करें सर। देखिए सौरभ जी, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी संस्थान की, उसमें हम लोगों ने किराए के भवन से अम्बेडकर चौक में प्रारंभ किया था और बिल्कुल इन सर। 25 सालों में हम लोगों ने बहुत सफल चला है। उसमें आप समझिए कि एक किराए के भवन से लेकर गायखुदी का हमारा परिसर और गायखुदी के बाद फिर हमारा मंडला में एक परिसर बिल्कुल और फिर ये हमारा जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय के जिस परिसर में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये परिसर डोंगरिया में जो स्थित है। कुल मिलाकर इन 25 सालों की जर्नी में हम लोगों ने एक कॉलेज से प्रारंभ किया। आज विश्वविद्यालय का स्वरूप जो है इन 25 सालों में हुआ है बिल्कुल और ये वो विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के निजी क्षेत्र का प्रथम विश्वविद्यालय है। बिल्कुल तो इसलिए निश्चित ही ये विश्वविद्यालय तक पहुँचने का जो सफ़र है, वो बिल्कुल हम लोगों का 25 सालों का सफ़र। इस साल हम लोगों ने अपना रजत जयंती मनाया है। बिल्कुल सर। तो इन 25 सालों में हम लोगों ने एक कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक का सफ़र स्थापित किया है। सर जैसा कि हर कोई जानता है बालाघाट आपकी कर्म भूमि है, लेकिन सर आपकी जन्मभूमि के बारे में किसी को पता नहीं है। तो सर आप बताइए। देखिए सौरभ जी, बेसिकली मूलतः मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की तवथर करके तहसील है, वहाँ बिल्कुल चौखड़ा करके गाँव है मेरा, जो मेरा पैतृक निवास है। चौखड़ा में मेरा जन्म हुआ। मैंने पहले से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई जो है ग्राम चौखड़ा के सरकारी स्कूल में की। 6वीं से लेकर 8वीं तक मैंने मंडला में, मेरे बड़े भैया मंडला में जॉब में थे, तो वहाँ पर बिल्कुल मैं आकर सरस्वती शिशु मंदिर मंडला में 6वीं से 8वीं तक पढ़ा और इसके बाद फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक वहाँ पे जगन्नाथ मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पे मॉडल मल्टीपर्पज़ में 12वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया और उसके बाद फिर मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस किया। आज मुझे रीवा में इसके बाद हम लोग अब रीवा में हमारा जो पैतृक गाँव, वहाँ पर भी हमारे बाबा जी के नाम पे वहाँ पे संस्थान संचालित है, हीरा लाल सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। और अभी हम लोग रीवा में जो हमारा विश्वविद्यालय है सरदार पटेल एजुकेशन ग्रुप का, छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय, वो ओके, रीवा में स्थापित हो रहा है। मतलब ये अलग अलग संस्थानों के नाम से हाँ, मतलब। दूसरा हमारा विश्वविद्यालय स्थापित होगा अच्छा, क्योंकि एक प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं, तो एक नाम से नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। दूसरा विश्वविद्यालय हमारा रीवा में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से स्थापित होगा। ओके सर। सर आपका बालाघाट में आगमन कैसे हुआ? बालाघाट में? मैं बालाघाट में, मेरे ब्रदर यहाँ पे जॉब में थे, तो हम बालाघाट में आए 1999 में और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपना कंप्यूटर सेंटर प्रारंभ किया और उसके बाद फिर सरदार पटेल कॉलेज की स्थापना के साथ-साथ हम लोग इसमें कदम बढ़ाए और फिर लगातार
2000 से 2025 की जर्नी आपको पता ही है कि किस प्रकार से हम लोगों ने आगे काम किया है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपने बताया कंप्यूटर सेंटर आपने चालू किए थे, देखिए, तो मैं उस ज़माने का कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, 96 पास आउट। अच्छा, जब लोग जो है कंप्यूटर इंजीनियर्स को आईटी इंडस्ट्री वाले या आईटी कंपनियाँ ढूँढ-ढूँढ के लाती थी। जब बिल्कुल, कंप्यूटर में एक्सपर्ट मिलते नहीं थे, तो उस ज़माने के हम लोगों ने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की है। लेकिन हमने इंडस्ट्री में जॉब करने की जगह अपना खुद का खुद का काम काम, जो आज जिसकी आप स्टार्टअप और जिसको बात कर रहे हैं खुद का बिज़नेस, तो बिल्कुल, हमने खुद का कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का और बहुत कठिन समय था। बहुत छोटे से में काम स्थापित किया और बिल्कुल, बहुत छोटा-सा एक संघर्ष भी था कि उस ज़माने में इतना एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके एक छोटा-सा काम हमने प्रारंभ किया। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा काम अपना खुद का था, भले एक कंप्यूटर से हमने चालू किया और बिल्कुल, निश्चित अगर हमने कहीं जॉब किया होता तो आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हम वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट होते। लेकिन आज वो जो सुकून और जो मन में बात होती है कि आज हमारा खुद का बिल्कुल। संस्थान है, तो आज हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम लोगों ने इन 25 सालों में जिस प्रकार का इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्थापित किया बालाघाट में, वो हमारे ही लिए नहीं बल्कि बालाघाट के लिए और संपूर्ण महाकौशल के लिए गौरव की बात है। लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आया, आप एक कंप्यूटर सेंटर चला रहे थे, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं एक यूनिवर्सिटी खड़ा कर नहीं, दूँ? नहीं, यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद का सपना है। देखिए, जब बिल्कुल, हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर खोला तो उसके बाद पहले हमने कॉलेज स्थापित किया, फिर एक ओके, कॉलेज स्थापित किया, फिर दूसरा बीएड कॉलेज खोला, फिर तीसरा हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, फार्मेसी कॉलेज खोला। ऐसा एक-एक सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो जब हम लोग एक 10-12 सीढ़ी चढ़ गए, तो उसके बाद जब मध्य प्रदेश में 2011 में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम आया कि मध्य प्रदेश में भी निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो सकते हैं। और उस विश्वविद्यालय के जो मापदंड हैं कि कितनी ज़मीन होना चाहिए, कितना बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने फिर डोंगरिया में इस संस्थान को स्थापित करने का ओके, हमने सपना बोया और उसमें उसी प्रकार से हमने तैयारी प्रारंभ की कि हमको अलग-अलग ब्लॉक्स होना चाहिए, जैसा विश्वविद्यालय में होते हैं, अलग-अलग बिल्कुल। कॉलेज की अलग-अलग बिल्डिंग होनी चाहिए, 100 एकड़ करीब ज़मीन होनी चाहिए। उस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ काम प्रारंभ किया और फिर जो है 2018 में ये हमारा जो डोंगरिया कैंपस है, ये सरदार पटेल विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। सर इस 25 साल के अनुभव में ऐसा कोई मोड़ आया था कि इस सफ़र को अब मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे कभी नहीं ऐसा लगा क्योंकि हमने जिस इरादों से इस संस्थान को लेकर हम लोग आगे बढ़े, उसमें निश्चित ही चुनौतियाँ हमेशा आती हैं बिल्कुल और सर, ख़ासतौर बालाघाट जैसी जगह है, जहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ अपने को देखने को मिलती हैं। एक तो आवागमन के साधन उस प्रकार से उपलब्ध नहीं थे। बिल्कुल, आज बालाघाट जिला जो है आदिवासी बाहुल्य के साथ-साथ नक्सल प्रभावित जिला है। बिल्कुल सर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आईं, लेकिन चुनौतियों को पार करके जो आगे बढ़ते हैं, वही मुकाम को स्थापित करते हैं। और सरदार पटेल ग्रुप ने यही करके दिखाया कि हम लोगों ने उन सभी चुनौतियों को लोग बड़े-बड़े जो ग्रुप हैं, वो बड़े-बड़े शहरों में संस्थान स्थापित करते हैं बिल्कुल, और हम लोगों ने इसके खिलाफ, इसके पीछे जाकर हम लोगों ने ऐसी जगह पर संस्थान स्थापित किया है, जो भारत का नहीं बल्कि मध्य मध्य प्रदेश का प्रदेश का, आप देखिए कि सबसे आखिरी छोर का जिला है और यहाँ बिल्कुल, पर जो है मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति आना नहीं चाहता बालाघाट में। बिल्कुल भी सर। लेकिन आज बालाघाट सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ एक बड़ा एजुकेशन हब के रूप में बालाघाट को जाना जाता है। सर आज सरदार पटेल ग्रुप के संस्थान कहाँ-कहाँ पर है? आज हम लोग जो है हमारा जो सरदार पटेल ग्रुप है उसके बालाघाट, मंडला और रीवा में हमारे संस्थान संचालित हो रहे हैं। बिल्कुल सर। इन संस्थानों में सर कौन-कौन से कोर्स उपलब्ध हैं? हमारे पास अगर देखा जाए तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के पाठ्यक्रम चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, एजुकेशन हो, फार्मेसी हो, एग्रीकल्चर हो, आपके पास आयुर्वेद में जो हो बीएएमएस हो, बीएचएमएस हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, सभी प्रकार के कोर्स संचालित हो रहे हैं। एमबीबीएस छोड़ के वर्तमान में सभी बिल्कुल सर। प्रकार के पाठ्यक्रम सरदार पटेल विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सर एमबीबीएस भी कोर्स रहना चाहिए क्योंकि बालाघाट के जो युवा है, अधिकतर आस-पास के वो दूसरे ज़िले में जा देखिए रहे हैं। बड़े सपनों को प्राप्त करने के लिए बड़ी दूरियों को तय करना होता है बिल्कुल सर, और हम लोग इस मेडिकल शिक्षा की ओर बढ़ने के साथ के एक कदम हम लोगों ने उठाया है। बिल्कुल, हमारे गायखुरी कैंपस में हमने 150 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया है बिल्कुल सर, और इस स्थापना के बाद अब हम लोग जो है अगले चरण में 600 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने जा रहे हैं। उसके बिल्कुल। बाद हम लोग जो है मेडिकल कॉलेज का जो हमारा सपना है उसको हम पूरा कर पाएँगे। वैसे सर ये 25 साल का जो सफ़र है कोई आम सफ़र नहीं होता। आपने जिस तरह से बताया कि एक छोटे से कमरे से शुरुआत करी, ये बहुत बड़ी ये बात होती है सर। शुरुआत तो कोई भी छोटी ही होती है,
बिल्कुल। चाहे वो नदी का उद्गम देखो आप, हमारी माँ बिल्कुल। नर्मदा का उद्गम स्थल अगर आप देखेंगे अमरकंटक में, तो छोटे से कुंड से माँ नर्मदा वहाँ से चलती हैं और बिल्कुल। फिर बाद में एक बड़ा रूप आप देखेंगे मंडला, जबलपुर सब जगह। उसी प्रकार कोई भी संस्थान जब स्थापित होता है, एक छोटे से कमरे, छोटी सी जगह से स्थापित होता है। बिल्कुल। विश्व के जो भी नामी गिनामी आप जिनको संस्थान को मानते हैं, वो सारे संस्थान जो है छोटी-छोटी जगहों से, छोटी भवनों से, छोटे रिसोर्सेज़ से स्थापित हुए हैं। लेकिन आज वो इसलिए बढ़ पाए क्योंकि लगातार वहाँ पर काम होता रहा। हम लोग लगातार इसके पीछे लगे रहे कि अलग-अलग प्रकार के संस्थान जो समय के अनुरूप हों, जिनकी समय की माँग है, उन सारे बिल्कुल। संस्थान की स्थापना बालाघाट में हो और बालाघाट को एक एजुकेशन हब के रूप में हम लोग बनाएँ, ये सपना हम लोग लेकर चले थे और वो सपना जो है करीब-करीब हम लोग का सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पूरा हुआ। अब हम लोग का ये है कि हम लोग बालाघाट को सिर्फ़ जो है हमारा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि विश्व में हमारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय का नाम हो, बिल्कुल हमारे सर। बाहर से बच्चे, इंटरनेशनल स्टूडेंट बालाघाट में पढ़ने आएँ बिल्कुल। और उसमें हम लोगों ने एक कदम आगे उठाया है। अभी हम लोग के पास नेपाल और कुछ भारत के बहुत सारे राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं, पर अब हम लोग जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ जो आउटरीच प्रोग्राम है, उसकी ओके। ओर हम लोग अगर अगला कदम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे बाहर जाएँ, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ पर आके हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। ऐसा आउटरीच प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर करने जा रहे हैं। ये तो सर बालाघाट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। सर इसी में एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, बालाघाट में सर जितने भी आज यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, सिर्फ प्राइवेट ही है। सरकार की तरफ से बालाघाट ज़िले में कोई ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में तो मदद नहीं मिली है। सर इसका कारण क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बालाघाट में चाहे यहाँ का जटाशंकर त्रिवेदी पीजी कॉलेज हो, जटाशंकर त्रिवेदी पीजी या कॉलेज भी पॉलिटेक्निक? जो है यहाँ का, वो और जो यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये दोनों जो है निजी क्षेत्र के महानुभावों द्वारा स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल सर। अभी जो हम लोगों के हम लोग भी सरदार पटेल ग्रुप ने जो स्थापना की है, निश्चित ही बालाघाट में गवर्नमेंट के सेक्टर में खासतौर पर हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में जो काम होना था, वो उतना काम नहीं हो पाया है। बिल्कुल। लेकिन आज आप जानते हैं कि पूरे देश में जो जितना काम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कर रही है, उससे ज़्यादा निजी क्षेत्र की भागीदारी है बिल्कुल और सर। निजी क्षेत्र के भागीदारी के बिना हम शिक्षा के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए निश्चित ही निजी क्षेत्र के भागीदारी के साथ-साथ सरकार चाहती है, सरकार ही बढ़ावा दे रही है कि निजी क्षेत्र के साथ जो है सभी जगह का विकास हो और उसमें बालाघाट जिला आज के तारीख में अग्रणी जिला कहलाता है। बिल्कुल। अब बालाघाट जिला उभरता हुआ जिला है जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र के साथ-साथ बहुत सारे रोजगार और उसके साथ-साथ जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, वो बालाघाट को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सर बालाघाट के एजुकेशन के सिस्टम को आप किस तरह देखते हैं? बालाघाट में जो शिक्षा का है स्तर है वो तो बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल। आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 6वें 7वें नंबर पे बालाघाट जिला है शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ पर लोगों के प्रति खासतौर पर जो यहाँ पे निवास करने वाले लोग हैं उनको उनको जो है शिक्षा के प्रति उनका बहुत बड़ी जागरूकता है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी स्तर पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जो बिल्कुल। मैंने चीज़ पाई है कि लोग बहुत जागरूक हैं, बच्चे को बिल्कुल। पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे उनको बालाघाट में पढ़ाएँ या बालाघाट के बाहर बाहर पढ़ाएँ पढ़ाएँ। या विदेशों में पढ़ाने का मौका भी आया तो यहाँ के बच्चे बालाघाट के बच्चे हमको देखने के मिलते हैं। तो निश्चित ही बालाघाट जिले में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, लोगों में बहुत अच्छी भावनाएँ हैं, लोगों में आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँ और बच्चों को निश्चित ही चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे अंडरटेकिंग सेक्टर हो, सब जगह हमारे बालाघाट के लोग काम कर रहे हैं। सर मैं अब आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, सर जब कोई भी व्यक्ति अगर किसी संस्थान को चालू करता है या किसी बिजनेस को चालू करता है, वो सबसे पहले अपने माता पिता का नाम रखता है या फिर कोई ईश्वर का नाम रखता है। लेकिन सर आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे रखे, पर इसके पीछे क्या सोच थी सर? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सभी भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं बिल्कुल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत इरादों के कारण अखंड भारत का निर्माण हो चुका। बिल्कुल। तो निश्चित ही हम लोग भी इस संस्थान का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इसलिए रखें कि हम लोग मजबूत इरादों के साथ बढ़ें और जो हमारा सपना है बालाघाट को एजुकेशन हब बनाने का, सरदार पटेल ग्रुप को भारत में फैलाने का, भारत में इसका नाम रोशन करने का, वो मजबूत इरादे हम लोग लेकर आगे बढ़े। इसीलिए मजबूत इरादे वाले व्यक्ति के नाम पर सरदार पटेल संस्थान की स्थापना की। जिन्हें सर लौह पुरुष के नाम से हाँ, जाना लौह जाता है। पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्हें सरदार की उपाधि भी उनके जी सर। नेतृत्व गुण के कारण मिली।
तो निश्चित ही उनके इरादों के कारण हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय का सर ऐसी कौन सी बात है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो आपको इतनी प्रेरित करी? निश्चित ही बहुत सारी बातें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनका पूरा जीवन दर्शन पर हम पढ़ते हैं तो उनका पूरा जीवन दर्शन ही हम लोग सबके लिए बहुत बड़ी सीख है, पूरे भारतीयों के लिए बहुत बड़ी सीख है। आप देखिए कि उनके इरादों की बात करें तो चाहे जो भी आंदोलन उन्होंने किया हो, बिल्कुल। सारे आंदोलनों में सफलता पाई है और कभी किसी के सामने वो झुके नहीं। जब देश को एकीकरण करने का समय आया और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी, उस समय वो मिली और उस समय जब वो देश के उप प्रधानमंत्री थे, तो आप देखिए कि 560 से ज़्यादा देशी रियासतों को मनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उसमें बड़े-बड़े राजा रजवाड़े जो अपने आप में बहुत सक्षम थे, चाहे वो जूनागढ़ का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो आपका साउथ दक्षिण वाला हो, हैदराबाद का निज़ाम हो, इन सबको उनके मजबूत इरादों के सामने घुटने टेकने पड़े। ये सबसे बड़ा हम भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात कि हमारे नेता ने किसी के सामने बिना घुटने टेके अखंड भारत का निर्माण किया। सर उनकी ऐसी कोई बात जो आज के युवा को उनको पढ़ना चाहिए और उनके पूरे जीवन दर्शन को हम सब युवाओं को पढ़ना चाहिए। मैं तो अपने सरदार पटेल विश्वविद्यालय में एक कंपलसरी करके रखा हूँ, उनकी जयंती मनाई जाती है कि उनके जीवन दर्शन को पढ़ें और उन जीवन दर्शन से अगर हम लोग अगर 2% 3% भी कुछ अगर उससे सीख लेते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन बहुत सुखमय होगा, हमारा भविष्य जो है बहुत अच्छा होगा। 100% ये मान के चलिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन दर्शन से हमको सिर्फ सीखने को ही मिलेगा। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, कैंपस सिलेक्शन में किस किस क्षेत्र में रोजगार देने में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी सफल हुई है? देखिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र प्रवेश लेते हैं उनके रोजगार की जिम्मेदारी सरदार पटेल विश्वविद्यालय की है। हम लोग सिर्फ पढ़ाने के लिए प्रवेश नहीं लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम ऐसा पढ़ाएं और इस प्रकार से ट्रेन करें कि उनको रोजगार के लिए बाहर न भटकना पड़े। और इसलिए हमारे जितने भी विधा के हमारे पास महाविद्यालय स्थापित है विश्वविद्यालय के अंतर्गत, चाहे वो फार्मेसी का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, सभी प्रकार के लिए हम लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष लगातार कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करते रहते हैं। बहुत सारे छात्र हमारे जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि फार्मेसी में बड़ी-बड़ी कंपनियां, लुपिन है, केडिया है, जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो हमारे यहाँ फार्मेसी के छात्रों के लिए लेने की आती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में बड़ी-बड़ी कंपनियां आकर छात्रों को यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से लेके जाती हैं। इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको बुलाते हैं। मैनेजमेंट के लिए हम लोग बड़ी-बड़ी मैनेजमेंट फील्ड की कंपनियों को बुलाते हैं। तो आप ये मानिए कि जितने भी छात्र यहाँ पर प्रवेश लेते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार मिल सके और 70% हम लोग हमारा प्रयास रहता है कि छात्र जो है यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से बाहर उनको जॉब मिले। सर आज के स्टूडेंट कंफ्यूज है कि डिग्री करे या स्किल, कॉलेज जाए या स्टार्टअप करे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आज के स्टूडेंट को इसको समझना होगा कि डिग्री के साथ साथ स्किल की बहुत ज़रूरत है। डिग्री जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा स्किल की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने, आप देखिए कि जो हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारे पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं उनमें हमारे विश्वविद्यालय ने नवाचार किया है और स्किल को सब जगह जोड़ा है। और ऐसी मंशा हमारे केंद्र सरकार की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लाई है 2020, उसमें हर जगह हर क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में उनने स्किल को जोड़ा है। इसलिए स्किल के माध्यम से जो हम लोग डिग्री करते हैं हमको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है और बच्चा उस चुनौतियों को झेलने के लिए, उन चुनौतियों को के सामना करने के लिए तैयार होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग इस तरीके से बच्चों को स्किल बनाएं कि जो बाजार के अनुरूप, जो बाजार की मंशा है, इंडस्ट्री की मंशा है, उद्योग की मंशा है कि बच्चे इस तरीके से तैयार होके आएँ, उस तरीके से हम बच्चों को तैयार करें ताकि हमारे बच्चे जो है प्लेस हो सकें। अगर बच्चों में स्किल नहीं होगा, बच्चों में इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज नहीं रहेगा। हम लोग अभी पाठ्यक्रमों को इंडस्ट्री से जोड़ रहे हैं, इंडस्ट्री से लिंकेज कर रहे हैं और इंडस्ट्री के लोग भी आकर इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे सीधे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखें और बाद में जाकर उनको हम यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों को हम इंडस्ट्री में प्लेस कर सकें। सर यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन कौन सी स्किल्स
में फोकस किया जा रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा है कि इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेज हैं, सभी जगह हम लोग उसको स्किल एजुकेशन के रूप में डाल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए स्किल एजुकेशन मीन्स ये है कि जिसकी आवश्यकता हो, उसमें हम निपुणता बढ़ाएँ। जैसे बिल्कुल। मान लीजिए अब अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, बिल्कुल। तो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में अभी बहुत डाइवर्सिफ़िकेशन आया है। अगर आप बात करेंगे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बिल्कुल। क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें आई हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग कंप्यूटर साइंस में हम लोगों ने समावेश किया है। बिल्कुल। और बच्चा अगर ये पढ़ के निकलता है, इसका एक्सपर्ट बनता है, तो उसको आईटी इंडस्ट्री में कहीं पर भी जॉब की कमी नहीं होनी पाएगी। इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आवश्यकता है कि जो इंडस्ट्री चाहती है, उन सबको हम लोगों ने अपने इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में समावेश किया है, ताकि बच्चा जब बाहर यहाँ से निकले, तो उसको जॉब की दिक्कत ना जाए। सर आज के समय में ऐसा हो गया कि जो अधिक जो पढ़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम जाए, इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो, जो भी मतलब हर तरह के जॉब में जो जॉब के पीछे भाग रहा है वो आज घर पे बैठा है। जो स्किल बेस है युवा, तो वो आज देखिए काम कर रहा है। देखिए सौरभ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग डिग्री के कागज़ की डिग्री को लेकर आगे चलकर जो है अच्छी जॉब नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल सर। क्योंकि सभी को पता है कि आज देश की जो पॉपुलेशन है वो करीब 145 करोड़ हो 45 चुकी है। करोड़। और 145 करोड़ के इस देश में हमको कॉम्पिटिशन की इस क्षेत्र में, कॉम्पिटिशन के इस युग में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए हमको चुनौतियाँ भी हैं। उन चुनौतियों को पार करके हम आगे जब बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जहाँ पर भी जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उन बिल्कुल। चीज़ों को हमको, उस क्षेत्र में हमको घुसना पड़ेगा। बिल्कुल। और आज मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में आप देखेंगे कि चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे बिल्कुल। इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, चाहे मैनेजमेंट का सेक्टर हो, सभी जगह स्किल की आवश्यकता। और हम लोगों ने सभी जगह, अगर आप बात करेंगे स्किल की, तो वो बिना स्किल के आप पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हर जगह नई शिक्षा नीति ने हर जगह, हर पाठ्यक्रम में स्किल बेस्ड एजुकेशन को समावेश किया है, और हम लोग बच्चों को उसी तरीके से तैयार कर रहे हैं। सर आज अक्सर जो युवा है सिर्फ सरकारी जॉब चाहना चाह रहा है। उन्हें अगर कोई देखिए बिल्कुल। वही बात फिर से आ रही है कि बच्चे सरकारी जॉब में इसलिए जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको शुरू से ये पता है कि हमको पढ़ लिख कर सिर्फ सरकारी नौकरी ही मेन सब कुछ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस देश की इकोनॉमी को जब बच्चे समझें, इकोनॉमिक्स को पढ़ें, समझ में आएगा कि वास्तव में आवश्यकता किस बात का, आवश्यकता इस बात की है, देश को अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, अगर हमको 2047 का भारत जो विश्व बनाना है, तो निश्चित ही हमको आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, बालाघाट आत्मनिर्भर बने, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, तो निश्चित ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह है कि हम पढ़ें, अपने खुद का स्टार्टअप तैयार करें, खुद का इनोवेशन करें, और अपना तो ठीक है, अपने परिवार का ठीक है, अपने समाज का ठीक है, हज़ारों लोग को हम जॉब भी दें, बिल्कुल। इसकी आवश्यकता है। और इस तरीके से जब बच्चे तैयार होंगे, नहीं अभी ऐसा भी नहीं है कि लोग गवर्नमेंट, बहुत सारे हम ऐसे लोग को जानते हैं जो आईआईटीज़ में, आईआईएम में पढ़ रहे हैं, उसको निकलने के बाद वो अपने खुद का स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंजीनियरिंग आईआईटी से करके अभी जाके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का स्टार्टअप तैयार करके, उनको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके भारत में भी और विदेशों में भी उस पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अगर इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो कभी भी किसी व्यक्ति को ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा, और सरकारी नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो खुद आत्मनिर्भर बनेगा, और वो 4 लोगों को रोजगार देने के साथ साथ अपने पूरे परिवार को, अपने जिले को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सर मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर अभियान चला रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले एजुकेशन जो सिस्टम है उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ सबसे ज़्यादा जॉब पे फोकस करवाता है। हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि सिर्फ जॉब ही करना है करके, इतना बड़ा होना है, एक अच्छी जॉब लग जाएंगी, तुम्हारी लाइफ सेट है करके। यहाँ के टीचर भी नहीं बताते हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो देखिए उसमें सौरभ जी, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो इसी पर पूरी बेस्ड है। अगर नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे, कुछ क्षेत्र में हो पाई है, तकनीकी शिक्षा में और बाकी में भी एग्रीकल्चर में होने का है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति पूर्णतः इस बात पर है कि कैसा व्यक्ति आत्मनिर्भर बने,
बिल्कुल। वो जिला आत्मनिर्भर बने, प्रदेश आत्मनिर्भर बने और भारत आत्मनिर्भर बने। और इसमें आत्मनिर्भर में पूरा इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जो भी हम पढ़ाई करवाएँ बच्चों को, जिस भी फ़ील्ड में हम लोग ऐसा सिलेबस तैयार करें, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें कि बच्चा उसको पढ़ने के बाद उसको इस तरीके का स्किल एजुकेशन मिले कि वो जो भी काम करना चाहता, छोटा काम करना चाहता, आईटीआई पढ़ा हुआ है या बीटेक किया हुआ है या एमटेक किया है या डॉक्टरेट किया है, रिसर्च में जाना चाहता, हर जगह पे उसको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए कि वो बच्चा अपने आप को तैयार कर सके और आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने सपने को, देश के सपने को आगे बढ़ा सके। तब जाके हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। और वो शिक्षा, देखो शिक्षा विकास की बिल्कुल। सबसे बड़ी रीढ़ है और बिल्कुल सर। शिक्षा के बिना हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। और इसलिए इस प्रकार की शिक्षा नीति का समावेश भारत सरकार ने किया है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको पता है कि जॉब इतनी नहीं मिल सकती, बिल्कुल गवर्नमेंट सर। सेक्टर में जॉब इतना जॉब नहीं हो नहीं। सकता। लोगों को अब उस मोह से, उन सब चीज़ों से आगे उठना होगा, आगे बढ़ना होगा और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है, उस सपने को लेकर आगे चलना होगा। तब जाके हम मान सकते हैं कि घर-घर में हर व्यक्ति जो है वो स्वयं का रोजगार होगा। और क्या सर एक आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ में बच्चों में फाइनेंशियल एजुकेशन भी ज़रूरी होती है? नहीं, निश्चित है कि जब आप देखिए, अभी सरकार की बहुत सारी नीतियाँ हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जो सबके लिए छोटे-मोटे उद्योग लगाने से लेकर बड़े उद्योग लगाने की पूरी बिल्कुल। जो सहायता है वो सरकार कर रही है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के जैसे एमएसएमई विभाग है, एमएसएमई। इंडस्ट्री विभाग है और बहुत सारे उनके साथ जुड़े हुए विभाग हैं, जिनके माध्यम से लोगों को स्वरोजगार की ओर सरकार प्रेरित कर रही है। और स्वरोजगार की ओर जब सरकार प्रेरित कर रही है तो उसमें सरकार उनको सहायता भी दे रही है। आजकल कोई भी शिक्षित बेरोजगार को 10 लाख रुपए तक की सरकार बिना किसी उसके कोलेटरल की मदद कर रही है। तो बिल्कुल सर। इस मदद की ओर भी युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को एक थोड़ी शुरू में संघर्ष ज़रूर है। बिल्कुल। जब हम खुद का काम स्थापित करते हैं, खुद का काम चालू करने की बात करते हैं तो निश्चित ही एक संघर्ष है। और बिल्कुल सर। संघर्ष में हमको पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। और बिल्कुल वो सर। संघर्ष में कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाएँ, इसलिए सरकार की मंशा है कि सरकार सबको इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराए कि वो अपने रोजगार को स्थापित कर सकें। लेकिन सर मैंने देखा है कि सरकार तो चाहती तो है कि हर व्यक्ति अपना खुद का स्वरोजगार करे करके, रोजगार करे करके। लेकिन अक्सर कोई युवा जब लोन लेने जाता है या कोई चाहता है तो सर उन्हें बैंक में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। नहीं, देखिए वो प्रणाली पहले जो सिस्टम था आज काफ़ी बदलाव आया है। बिल्कुल और सर। अब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार की मशीनरी भी इस पे काम कर रही है। बिल्कुल। आप सरकार की बहुत सारी जो संस्थाएँ हैं जो उनके लिए सपोर्ट के लिए खड़ी हुई हैं, अगर आप वहाँ पर जाएँगे, उनसे बात करेंगे तो वो बैंकों को आपके साथ कोलैरिलेट करके, बैंकों के साथ आपको मिला के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन पहले से आया है। बिल्कुल और सर। सरकार की जो अब मंशा है, उस मंशा की ओर बैंक भी और संस्थाएँ भी काम कर रही हैं। आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे सौरभ जी। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आज बालाघाट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट प्लस माइनिंग ज़्यादा है। लेकिन आज बालाघाट का जो विकास है, विकास की जो गति है वो थोड़ी धीरे लगती है। देखिए सौरभ जी, बालाघाट के विकास को अब पंख तो लग गए। बिल्कुल सर। पहले जो है आवागमन साधन सबसे बड़ी समस्या थी बालाघाट के बिल्कुल लिए। सर। आज हमारे पास अब रेलवेज़ हो गया, अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। अब सिवनी बालाघाट हाईवे बनने की बस देर है। अगर ये बन जाता है तो बालाघाट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और अगर जहाँ बात करते हैं हम बैम्बू की, बाँस की, हम बात करते हैं माइनिंग की, तो निश्चित ही बालाघाट का जो माइनिंग का सेक्टर है वो पूरे भारत में, हम लोग अगर मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की बात करें भारत में नंबर 1 पे है। बिल्कुल। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो बालाघाट में बिल्कुल। नंबर 1 पे है। थोड़ा-सा हमको फॉरेस्ट में जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होना है उस पे ज़रूर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि बालाघाट लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बालाघाट तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन सर इससे जो यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार कैसे मिलेगा? देखिए, अभी यही काम तो हो रहा है। आप देखिए कि अगर आप मोहित भरवेली में चले जाइए, आप देखिए कि वहाँ 4-5 हज़ार लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें से 3,000 से ज़्यादा लोग बालाघाट के हैं। बिल्कुल। अगर आपके एससीएल महाराजगंज में लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बालाघाट के हैं। लेकिन हम बालाघाट के लोगों को तैयार कर रहे हैं अब। बिल्कुल। समय आ गया कि स्किल एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चों को तैयार करें ताकि उनको बालाघाट में जॉब मिल सके। और सरकार की भी मंशा है कि जो लोकल वहाँ की इंडस्ट्री है, जैसे भरवेली में यहाँ पे इंडस्ट्री है या महाराजगंज में यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो यहाँ की इंडस्ट्री में 70% भागीदारी वहाँ के युवाओं की हो। ये सरकार की मंशा है। उसी मंशा के अनुरूप अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में उस तरीके की
की व्यवस्था की जा रही है। अब जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी यहाँ के लोगों को मिलेगी और आने वाले समय में और जो उद्योग धंधे बालाघाट में स्थापित हो रहे हैं, उन उद्योग धंधों में भी आप देखेंगे चाहे वो एथेनॉल का प्लांट हो, चाहे वो बिल्कुल। माइनिंग के अलग दूसरे और प्लांट्स हों, वहाँ सब जगह बालाघाट के लोगों को रोज़गार मिलने का काम चालू हो रहा है। सर अभी एक न्यूज़ देखा था मैंने, जिस तरह से बालाघाट में एक माइनिंग चालू होने वाली किसी कंपनी को शायद मिला है, हुँ, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कटेगा। हुँ। सर इससे एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो गलत भी है। जिस तरह से अगर फॉरेस्ट कटेगा देखिए, हम आपसे फिर से कहते हैं कि विकास के लिए बहुत सारे काम जब करने होते हैं, तो उसमें से कुछ बातें, कुछ मुसीबतें आती हैं आती है और सर। कुछ चिंताजनक चीज़ें भी आती हैं। इसमें बिल्कुल, ये निश्चित है कि हमारे पर्यावरण जो है, हमारा सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, लेकिन पर्यावरण को हम बाजू करके विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल, क्योंकि जब जीवन ही नहीं रहेगा, पर्यावरण का मतलब है जीवन बिल्कुल, और जीवन ही नहीं रहेगा, तो हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। तो निश्चित ही हम ये नहीं कह सकते कि हम जंगलों को उजाड़ कर अगर जंगलों को ही उजाड़ना पड़े या जंगलों को कुछ कटाई करनी पड़े, मेरा कहना है कि एक जंगल का अगर एक पेड़ काटना पड़े तो हमको बिल्कुल, 100 पेड़ लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सरकार ये कह रही है कि पहले एक अगर हम 100 पेड़ काटने जा रहे हैं तो 1000 प्लांट पहले तैयार करने की व्यवस्था करवा दें। तो निश्चित ही दोनों काम हो जाएँगे, हमारा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा और हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा। सर मुझे भी यही सही लगता है, क्योंकि जब तक ये इस तरह से विकास नहीं होगा, कंपनियाँ नहीं आएँगी तो निश्चित ही कि हमको निर्णय लेने पड़ते हैं, इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, पर ये निर्णय ऐसे होने चाहिए जो हमारे दोनों चीज़ को बैलेंस करें। बिल्कुल, मतलब हमारा पर्यावरण जीवन को भी और जो आज विकास पूरा अकेले भारत नहीं, अकेले पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा जूझ है रहा है। और बिल्कुल विश्व सर, की सबसे बड़ी समस्या है इस समय पर्यावरण। तो इस पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें हमको करनी होंगी, चाहे हम फॉरेस्ट को लगाएँ, चाहे हम टेम्परेचर को कम करने के लिए घरों में प्लांटेशन के लिए बोलें या हम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वाटर को बचाएँ, पानी को बचाएँ। तो ये सारे जो काम हैं, ये बिल्कुल सरकार की जो मंशा है, वो क्लियर है। कहीं न कहीं चीज़ें कहीं पे अगर हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत होती है और उसमें हमारे जो नौजवान हैं, उनको आगे भी आना चाहिए, उन चीज़ों को सही तरीके से ताकि सरकार कई बार ऐसा में हम लोग को वो आईना भी दिखाना पड़ता है। तो वो बिल्कुल, आईना दिखाने का काम भी हमारे युवा करेंगे। लेकिन बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जिस तरीके का प्रगति का काम है, जो आगे बढ़ाने का काम है, वो होना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ को काट के नहीं। विकास हमको बढ़ाना है, लेकिन किसी बिल्कुल। चीज़ को काट के नहीं। सर बालाघाट के विकास में मुझे लगता है एक और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। इसी के कारण शायद सब बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आज यहाँ पर नहीं आती थी। क्या लगता है सर आज नक्सल प्रभावित मुक्त हो गया बालाघाट? देखिए, इस इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग जब दिल्ली में बैठे थे और हमारी चर्चा हो रही थी, तो बालाघाट का एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट में नाम था। बिल्कुल तो सर, हम लोग को तो पता भी नहीं कि एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट क्या है। बाद में मालूम चला कि नक्सल प्रभावित जिला को एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता है। बिल्कुल, निश्चित ही बालाघाट का पूरे भारत के नक्शे में नक्सलवाद के नाम से हम लोग नक्सलवाद जिला बिल्कुल, या नक्सली जिला कहते थे। लेकिन बालाघाट का कुछ ही पार्ट, चाहे वो बैहर और लांजी का कुछ ही पार्ट इस नक्सल प्रभावित रहा है और उन जगहों पे निश्चित ही हमारा जो विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया। बिल्कुल, और अगर हमारा जिला नक्सल प्रभाव से मुक्त होता है, नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप जो है उनको हम व्यवस्था दे रहे हैं और वो जो है मेन धारा में मुख्य धारा से फिर से जुड़ रहे हैं, तो वो जो क्षेत्र हमारा प्रभावित था, वहाँ पे विकास के बहुत सारे काम हम आगे कर सकते हैं और उससे बालाघाट का विकास होगा। तो बिल्कुल, निश्चित ही जो है हम कहेंगे कि नक्सलवाद अगर यहाँ से खत्म होता है, तो बालाघाट के विकास को 4 चाँद लगेंगे और वो क्षेत्र जो विकास से वंचित था, वो विकास में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने भी बालाघाट से भी स्टार्ट की आपने शुरुआत से ही, तो सर आपको क्या पता था कि बालाघाट एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है? नहीं, निश्चित ही पता था, लेकिन मुझे कभी इतने सालों में काम करते हुए कभी नक्सल प्रभावित जिला का कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल, क्योंकि उनका एक एक पर्टिकुलर एक एरिया में उनका ये हस्तक्षेप हुआ करता था और हस्तक्षेप होता है कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम लोग को कभी समझ में नहीं आया। लेकिन अल्टीमेटली जो भी क्षेत्र से प्रभावित थे, वो हमारे बालाघाट के ही अंग हैं और बालाघाट के अंग हैं, बालाघाट का कुछ भाग अगर विकसित नहीं होता, वहाँ विकास नहीं होता, तो वो पूरे बालाघाट को प्रभावित करता प्रभावित है। करता है। इसलिए जो है बालाघाट का जो पार्ट, जो भाग इससे प्रभावित था, अब बिल्कुल। वहाँ पर फिर से विकास के पंख लगेंगे और वो क्षेत्र भी हमारा विकसित होगा। इससे निश्चित ही बालाघाट के विकास को हम आगे बढ़ाएँगे। बालाघाट का माइनिंग, तांबा, फॉरेस्ट, इको टूरिज्म, पर्यटक स्थल, जनजातीय विविधता को लेकर यदि आपको मौका मिले तो इसमें क्या आधारभूत उपलब्धियां आप जिले को दिला सकते हैं? देखिए, निश्चित ही जितने की चीज़ों की आपने बात की, चाहे वो
फॉरेस्ट की बात की या माइनिंग की बात या की या इको इको टूरिज्म। टूरिज्म की बात की या ट्राइबल कल्चर की बात की। बिल्कुल देखिए ये बालाघाट की धरोहर है बिल्कुल और बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें खनिज संसाधन, जिसको बिल्कुल बोलते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में यहाँ पे है। बिल्कुल सर। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से उपयोग कर बालाघाट के विकास को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल अब उसमें चाहे वो टूरिज्म है, आज बालाघाट में क्या कुछ पार्ट में कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा बिल्कुल नेशनल पार्क हमारा टूरिज्म का बहुत बड़ा साधन है। बिल्कुल सर। हमको उस टूरिज्म को और आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल माइनिंग के सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे और प्लांट्स लगना चाहिए, उनमें और आगे विकास होना चाहिए ताकि बालाघाट के लोगों को और रोजगार मिल सके। और बालाघाट पूरा जिला देखा जाए तो बहुत ही सौंदर्य जिसको बोलते हैं और प्रकृति से भरपूर, इसमें बिल्कुल पूरा नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल दोनों है यहाँ पे। तो उस पे बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। खासतौर पर अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म की तो यहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बहुत बिल्कुल सारे सर। जगहों पे हम लोग टूरिज्म के जो इको पर्यटन सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको हम लोग और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बालाघाट में आने वाले समय में टूरिज्म में और माइनिंग में, फॉरेस्ट में बहुत अच्छा काम हो सकता है और उससे बालाघाट के विकास को पंख लगेंगे। सर स्वास्थ्य स्वास्थ्य कृषि पर्यटन और ग्रामीण विकास को लेकर जिले में क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं? देखिए एग्रीकल्चर में तो बालाघाट में बहुत संभावना है। आप जानते हैं कि बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ के बाद बालाघाट सबसे बड़ा जो हमारा पैडी प्रोडक्शन, धान प्रोडक्शन का जिला है। तो इसमें जो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है बहुत इसमें काम करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग में बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पे कुछ एथेनॉल के प्लांट एस्टेब्लिश हुए हैं, वो भी बिल्कुल फूड सर। प्रोसेसिंग के ही अंदर में हम कह सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पोहा की बहुत सारी, राइस की बहुत सारी मिलें हैं और बहुत सारे जो मेगा फूड पार्क, एक फूड पार्क बालाघाट में स्थापित होना चाहिए जिससे सारे लोगों को उसमें फूड पार्क में अपने जो चीज़ें प्रोडक्ट करते हैं उनको लाके उनको वहाँ से बेचने का मौका मिल सर सकता है। फूड पार्क के बारे में थोड़ा फूड सा पार्क की समझाइए। आवश्यकता बालाघाट को है। ऐसे मतलब आप समझिए कि आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया। अब ऐसा माइनिंग में जो है बीच में फेरोमैग्नीज प्लांट का था, उसमें और उसकी क्षमता बढ़ा के मैंगनीज का जो फेरो प्लांट है वो हम बड़ा प्लांट यहाँ पे बरवैली में स्थापित हो सकता है। बिल्कुल तो निश्चित ही कि बालाघाट को अगर आगे बढ़ाना है तो जो यहाँ का रिसोर्स है उसका बिल्कुल। उपयोग करके उनको आगे बढ़ाने की काम करना चाहिए। सर ये मैंने फूड पार्क पहली बार सुना, तो इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? फूड पार्क का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे जो हम लोग फूड की प्रोसेसिंग करके अपने सामान को बेचें। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आज बालाघाट में यहाँ पर मैंगो होता है, आम होता है बिल्कुल और आम की तो हम एक सीजन में बेच पाते हैं 3-4 बिल्कुल सर। महीने। अब आम को हम प्रोसेस करके आमचूर बनाएं, आम को बिल्कुल प्रोसेस करके हम कैंडी बनाएं, बिल्कुल आम को प्रोसेस करके जो भी हम प्रोडक्ट बनाएं वो बिल्कुल प्रोडक्ट को हम बनाएं और उसको अपने फूड पार्क में अपना ले जाएं। और फूड पार्क में बहुत सारा जो पूरा बहुत सारी शॉप्स रहेंगी वहाँ पे, पूरा फूड से लेके उसकी इंडस्ट्री की चीज़ें वहाँ पे आएंगी। आपका जैसे मान लो कोई चीज़ आपने बनाई है, आपको मार्केट नहीं मिलता, तो बिल्कुल सर। फूड पार्क के माध्यम से आप उसको अपनी चीज़ों को बेच के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो फूड पार्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब अगर आप बोलें तो मेगा फूड पार्क यानी 200, 300, 500 एकड़ में तो मेगा फूड पार्क बनता है। 100 फूड पार्क की बात करें तो 100 एकड़ चाहिए, उसमें 100 एकड़ में फूड पार्क हम डेवलप करें। सरकार की मंशा है कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे बाबा रामदेव कर रहे हैं फूड बिल्कुल पार्क। सर। रामदेव बाबा कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं आप जानते हैं कि बिस्किट से लेके सारे प्रोडक्ट सारे वो बना रहे हैं। बिल्कुल तो सर। वो एक नागपुर में बहुत बड़ा मेगा फूड पार्क बनाने जा रहे हैं जो ओके। इस एरिया का, मध्य भारत का सबसे बड़ा मतलब आप बोल सकते हैं फूड पार्क होगा बिल्कुल भारत का, और ये मध्य प्रदेश का और आपका महाराष्ट्र का। तो ऐसे बड़े बड़े फूड पार्क को स्थापित करने की आवश्यकता है एग्रीकल्चर के सेक्टर को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो। बिल्कुल सर। सर आप एक बहुत अच्छे लीडर है और बहुत बड़े लीडर है आज के समय में। तो सर एक लीडर सीखा जा सकता है या अनुभव से आता है? देखिए कोई भी काम जब व्यक्ति प्रारंभ करता है बिल्कुल और उसके बाद व्यक्ति उसमें पारंगत हो जाता है तो बिल्कुल उसका लीडर बन जाता है। बिल्कुल सर। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। बिल्कुल लीडर का मतलब यह है कि जो व्यक्ति सीख के आगे बढ़कर दूसरों को सिखाए और बिना अनुभव के
बिल्कुल। बिना अपने आप को खपाए, बिना व्यक्ति अपने आप को झोंके लीडर बन नहीं सकता। और लीडर बनने के लिए सबसे बड़ी है कि कड़ी मेहनत बिल्कुल। और बड़े सपने। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो उन सपनों के पीछे भागते हैं। उन सपनों को पीछे भागते हैं तो उन सपनों को आपको लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम अचीव करने के लिए लगातार तब तक उसके पीछे भागते रहेंगे जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। बिल्कुल सर। हमारे आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्या कहा था? उठो, जागो और तब तक लगे रहो नहीं। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं भी किसी फील्ड में आपको लीडर बनना है तो आपको उन सपनों के पीछे भागना पड़ेगा, उसके पीछे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप निश्चित ही उस फील्ड में आप लीडर बन सकते हैं। तो लीडर जो है रेडीमेड नहीं होता, लीडर जो है खप के मेहनत करके आगे बढ़ के बन पाता है व्यक्ति। बिल्कुल सर, कई संघर्षों के बाद यस, बिल्कुल ऊंचा। बिना संघर्ष के जो है वो नैया पार नहीं होती। सर, एक लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए बिल्कुल। और जो उसका विजन है उसके पीछे उसको कार्य में परिणत करने की क्षमता होनी चाहिए और उसके पीछे लगातार बन के पीछे रह के काम लगातार काम करते हैं। जो आपका गोल है उसको अचीव करना चाहिए, तब जाके आप बोलेंगे कि आप लीडर बन सकते हैं। सर, जैसा कि आप एक लीडर हैं, तो आप एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को क्या फ्यूचर में क्या विज़न है आपका? हमने आपको पहले ही बताया कि हम सरदार पटेल विश्वविद्यालय को ना कि भारत लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की पहचान बनाना चाहते हैं और बालाघाट की पहचान सरदार पटेल विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में नहीं बल्कि विदेशों में हो। बिल्कुल। और विदेशों के बच्चे जिस दिन बालाघाट में पढ़ने आएंगे उस समय आप समझ जाएंगे कि बालाघाट की पहचान सरदार पटेल विश्वविद्यालय किस प्रकार से बालाघाट को देखता है और इस बालाघाट में बाहर के बच्चे जब आएंगे तो अपने आप बालाघाट का नाम रोशन होगा बिल्कुल और सर। सरदार पटेल विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा कि आज बालाघाट के विश्वविद्यालय में बाहर के बच्चे आकर पढ़ाई कर रहे हैं।